मैं सत्यम मिश्रा आप सभी का टेक चैनल्स के यूट्यूब चैनल पे स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों आज सीटीटी जो जुलाई में आपका एग्जाम होने वाला है उसका हिंदी का प्रैक्टिस सेट नंबर 4 है दोस्तों, जो कि आपके एग्जाम के दृष्टि से अति महत्वपूर्ण। दोस्तों सभी प्रश्न आपके परीक्षा के दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। दोस्तों शुरू से अंत तक पूरा वीडियो देखिएगा और लाइक शेयर और सब्सक्राइब दोस्तों जरूर करिएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास का पहला प्रश्न। दोस्तों भाषा शिक्षण की पद्धति नहीं है, भाषा शिक्षण की इसमें से कौन सी पद्धति नहीं है? किंडरगार्टन, मॉन्टेसरी, डेकाली या अभिक्रमित अनुदेशन। तो भाषा शिक्षण की इसमें से कौन सी पद्धति नहीं है? अभिक्रमित अनुदेशन जो है वो भाषा शिक्षण की पद्धति नहीं है। यह किसकी पद्धति है? अधिगम की पद्धति होती है दोस्तों। अधिगम की पद्धति होती है। इसमें अधिगम किया जाता है मतलब सिखाया जाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, किसी भी बड़े पार्ट को, किसी चीज़ का, उसको छोटे छोटे पार्टों में कन्वर्ट करके दोस्तों इस चीज़ को सिखाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या नेक्स्ट देखिएगा दोस्तों, सभी प्रश्न आपके परीक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। प्रश्न संख्या नेक्स्ट है, बालक की प्रारंभिक शिक्षा उसकी मातृभाषा में दी जाए। बालक की जो प्रारंभिक शिक्षा हो उसकी मातृभाषा में होनी चाहिए। यह कथन किसका दोस्तों? बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है कि बालक की प्रारंभिक शिक्षा उसकी मातृभाषा में होनी चाहिए। किसका मानना है? मॉन्टेसरी का, महात्मा गांधी का, फ्रोवेल का या किलपैट्रिक का? तो दोस्तों आपको बता दें, मॉन्टेरी नहीं, मॉन्टेसरी जो पद्धति है उसका, या महात्मा गांधी, फ्रोवेल या किलपैट्रिक का। तो ये किसका मानना है? महात्मा गांधी का मानना है कि बालक की जो प्रारंभिक शिक्षा हो उसकी मातृभाषा में होनी चाहिए, क्योंकि बच्चा जब शुरू में आता है पढ़ने के लिए तो अपने मातृभाषा के साथ ही स्कूल के नर्सरी कक्षा में शुरुआत करता है दोस्तों। इसलिए उसकी जो प्रारंभिक शिक्षा हो उसकी मातृभाषा में दी जानी चाहिए ताकि उसको कोई भी दिक्कत न हो। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या नेक्स्ट देखिएगा, कहा कि भाषा शिक्षण में पाठ्य पुस्तक, भाषा शिक्षण में पाठ्य पुस्तक क्या होती हैं? एकमात्र साधन है, एक महत्वपूर्ण संसाधन है, महत्वपूर्ण नहीं, आखिरी संसाधन है। तो आपको बताएं दोस्तों, भाषा शिक्षण में पाठ्य पुस्तकें बहुत ही महत्वपूर्ण संसाधन है। कह सकते हैं कि बिना पाठ्य पुस्तकों के नहीं पता चल पाता है कि शिक्षक को क्या पढ़ाना है, विद्यार्थियों को भी नहीं पता चल पाता कि उनको क्या पढ़ना है। ठीक है, अगर पाठ्य पुस्तक ही नहीं होती तो हमको कैसे पता चल पाता किसी को भी कि कक्षा 1 में क्या पढ़ना है, 2 में, 3 में, 4 में क्या पढ़ना है। ठीक है, पाठ्य पुस्तकों के द्वारा ये सारी चीज़ें क्लियर हो पाती हैं। तो भाषा शिक्षण में पाठ्य पुस्तकें क्या होती हैं? एक महत्वपूर्ण संसाधन होती हैं। चलिए अगले प्रश्न संख्या दोस्तों 4 है कि व्याकरण शिक्षण के लिए उपयुक्त नहीं, व्याकरण शिक्षण के लिए इसमें से कौन सी पद्धति है जो उपयुक्त नहीं है? आगमन प्रणाली, निगमन प्रणाली, अव्यक्ति प्रणाली या कक्षा अभिनय प्रणाली? तो व्याकरण शिक्षण के लिए उपयुक्त नहीं है कक्षा अभिनय प्रणाली। इस प्रश्न का राइट जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर 4 है। और दोस्तों आपको बता दें आगमन विधि में क्या होता है? आगमन विधि दोस्तों व्याकरण शिक्षण के लिए सबसे उपयुक्त या सबसे बेहतर विधि मानी जाती है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि शिक्षक के द्वारा पहले उदाहरण बताया जाता है फिर नियम की तरफ जाया जाता है, जबकि निगमन विधि जो होती है वो आगमन विधि का जस्ट अपोजिट होती है। निगमन विधि में पहले नियम बताया जाता है फिर उदाहरण की ओर जाया जाता है। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या नेक्स्ट दोस्तों देखिएगा कि प्रश्न संख्या नेक्स्ट क्या है? आदिकाल की रचना किसने की थी? आदिकाल की रचना अखरावट ने, छत्रसाल दशक ने, दीपशिखा ने, खुमान रासो ने? तो आप बता दें कि आदिकाल की रचना किसने की थी? खुमान रासो के द्वारा आदिकाल की रचना की गई थी। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या नेक्स्ट है, सभी प्रश्न दोस्तों आपके परीक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण है। समष्टि का विलोम शब्द बताना। विलोम मतलब समष्टि का उल्टा या अपोजिट यहाँ पे बताना है। तो समष्टि का उल्टा क्या होता है? व्यष्टि, निर्मूल, वृद्धि या विघटन? तो दोस्तों अब समष्टि का विलोम क्या होता है? व्यष्टि होता है। इस प्रश्न का राइट जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा। और निर्मूल का क्या होता है? समूल होता है। वृद्धि का क्या होता है? ह्रास होता है। और विघटन का क्या होता है? संगठन होता है। ठीक है, इस तरीके से रात का दिन होता है, राजा का रंक होता है। ठीक है, इस तरीके से विभिन्न विलोम शब्द होते हैं दोस्तों। तो ये बताने का मतलब ये होता है कि प्रैक्टिस सेट का मतलब ये होता है कि आपको बताया जाए कि विलोम शब्द से भी यहाँ पे आपके परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या नेक्स्ट पे
प्रश्न संख्या नेक्स्ट दोस्तों देखिएगा, कह रहा है कि रमणीय में कौन सा प्रत्यय प्रत्यय ऐसे शब्द होते हैं दोस्तों, ऐसे शब्दांश होते हैं जो कि किसी शब्द के अंत में जुड़ के उसका अर्थ परिवर्तित कर दें, क्या कहलाते हैं? प्रत्यय कहलाते हैं। तो रमणीय में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? अनीय प्रत्यय, ई प्रत्यय, रम या डी प्रत्यय। तो कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? अनीय प्रत्यय लगा हुआ है। चलिए आगे चलते हैं प्रश्न संख्या नेक्स्ट पे। यहाँ पे दिया है कि श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुट सुधार, वर्णव रघुवल विमल जस जो दायक फलचार में छंद है। इसमें पूछ रहा है कि यहाँ पे एक दोहा दे रखा है दोस्तों, एक छंद दे रखा है और इसमें पूछ रहा है कि इसमें कौन सा छंद है? दोहा है, सोठा है, रोला है या बरबय है? तो इसमें दोस्तों क्या है? दोहा है, दोहा इसमें है। और जो आपका सोरठा होता है, सोरठा दोहे का जस्ट अपोजिट होता है। इस प्रश्न का राइट जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या नेक्स्ट है, कह रहा है कि अभ्यागत शब्द में उपसर्ग, उपसर्ग वे शब्दांश होते हैं जो कि किसी शब्द के शुरू में जुड़ के उसका अर्थ परिवर्तित कर दें, क्या कहलाते हैं? उपसर्ग कहलाते हैं। और उपसर्गों की टोटल संख्या कितनी होती है? 22 होती है। ठीक है, इसमें अभ्यागत में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है? इसमें दोस्तों आपको अगर विघटन करते हैं इसका तो अभि प्लस आगत होगा। क्या होगा? अभि प्लस आगत। तो यहाँ पे दोस्तों पता चल गया कि कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है, अभी उपसर्ग लगा हुआ है। तो इस प्रश्न का राइट जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या नेक्स्ट है, छत से ईंट गिरा। यहाँ पे लिखा गया छत से ईंट गिरी, वाक्य में कौन सा कारक है? दोस्तों कारक 8 प्रकार के होते हैं और हिंदी में दोस्तों, और इसमें पूछ रहा है कि ईंट से छत, छत से ईंट गिरी। तो जहाँ पे दोस्तों अलगाव का बोध हो, आपको मैंने पिछले भी प्रैक्टिस सेट में इसके बारे में बताया कि जहाँ पे अलगाव का बोध हो वहाँ पे क्या होता है? वहाँ पे अपादान कारक होता है। ठीक है, तो इस प्रश्न का राइट जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा। और संप्रदान कारक, जहाँ पे किसी को कोई चीज़ दान में दी जाए उससे वापस न ली जाए, वहाँ पे क्या होता है? संप्रदान कारक होता है। अधिकरण कारक, जहाँ पे दोस्तों आपको वाक्य में दिख जाए में या पर, जैसे लड़का छत पर खेल रहा है, चिड़िया घोंसले में है, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा? अधिकरण कारक होगा। चलिए आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या नेक्स्ट पे। सभी प्रश्न दोस्तों आपकी परीक्षा के दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। भाषा कौशलों में से अभिव्यक्ति कौशल है। भाषा कौशल आप सभी पता है दोस्तों कि भाषा कौशल कितने होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। जैसे होता है आपका सुनना, बोलना, पढ़ना और क्या होता है? लिखना। सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना एक क्या होते हैं? भाषा कौशल होते हैं, भाषा के कौशल होते हैं। और इसमें से कौन सा कौशल ऐसा होता है जो कि अभिव्यक्ति कौशल होता है, जिसके द्वारा हम अपनी बात को रख सकते हैं या प्रेजेंट कर सकते हैं अपने आप को, वही क्या कहलाता है? अभिव्यक्ति कौशल कहलाता है। तो जैसे हम किसी चीज़ को बता सकते हैं कैसे? बोलकर या लिखकर। तो इस प्रश्न का राइट जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 होगा। चलिए आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या नेक्स्ट है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक शब्द दे रखा है, ऋग्वेद का संधि विच्छेद आपको बताना है। संधि मतलब जोड़ होता है, विच्छेद मतलब अलगाव होता है। तो यहाँ पे ऋग्वेद शब्द का हमको क्या बताना है? संधि करके बताना है कि विच्छेद क्या होगा? ऋग प्लस वेद होगा। ठीक है, तो इस प्रश्न का राइट जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। और यहाँ पे कौन सी संधि दोस्तों? यहाँ पे व्यंजन संधि है। दोस्तों आप सभी को पता है कि व्यंजन संधि मुख्यतः 3 प्रकार की होती है, स्वर, व्यंजन और विसर्ग होती है। जब स्वर के बाद स्वर शब्द आए तो उसके मेल से जो नए शब्द का विकार होता है वो स्वर संधि कहलाती है। जब व्यंजन के बाद व्यंजन आए या स्वर आए तो उसके मेल से जो विकार होता है वो क्या कहलाता है? व्यंजन संधि। और यह विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आए तो वहाँ पे क्या हो जाता है? विसर्ग संधि होती है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों, प्रश्न संख्या नेक्स्ट है, आप बीती शब्द में कौन सा समास है? समास मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? सबसे पहले आप जान लीजिए समास का अर्थ क्या होता है। समास का अर्थ होता है संक्षेप होता है। और समास जो होता है मुख्यतः 6 प्रकार के होते हैं। और आप बीती, जब दोस्तों किसी शब्द
का कोई शब्द दिया हो, उसमें पूछा हो कौन समास हो, अगर उसका विखंडन करने पर उसमें से कोई भी कारक चिन्ह दिखाई दे, कारक चिन्ह प्रदर्शित हो या दिखाई दे, तो वहाँ पे क्या होता है, तत्पुरुष समास होता है। तो यहाँ पे दोस्तों आप देख पा रहे होंगे कि आप बीती मतलब आप पर बीती, तो यहाँ पे दोस्तों आपको दिखाई दिया पर क्या होता है दोस्तों, अधिकरण कारक होता है। यहाँ पे दिख गया तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, तत्पुरुष समास होगा। इस प्रश्न का राइट जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट जवाब हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या नेक्स्ट है। प्रश्न संख्या नेक्स्ट देखिएगा, कह रहा है कि उपचारात्मक शिक्षण की सर्वाधिक सफलता निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करती है। उपचारात्मक शिक्षण की जो सफलता, उपचारात्मक शिक्षण ये होती है दोस्तों कि विद्यार्थियों के, कोई बच्चा है उसके जो गलतियां हैं उसकी जो समस्या हैं उस समस्याओं को जानना और उस समस्याओं को सुधार करना ही क्या कहलाता है, उपचारात्मक शिक्षण कहलाता है। तो उपचारात्मक शिक्षण की सर्वाधिक सफलता क्या होती है, समस्याओं के कारण की सही पहचान करना। इस प्रश्न का राइट जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते दोस्तों, प्रश्न संख्या नेक्स्ट है। यहाँ पे पूछा है कि रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून, में निम्नलिखित में से कौन सा अलंकार। दोस्तों बहुत ही अच्छा प्रश्न है, आपके परीक्षा की दृष्टि से प्रश्न, ऐसे प्रश्न लगभग आपके एग्जाम दोस्तों रिपीट ही होते रहते हैं। तो यहाँ पे आपको बताना है अलंकार। अलंकार दोस्तों काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों को क्या कहते हैं, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों को अलंकार कहते हैं। शोभा, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों को अलंकार कहते हैं। अलंकार जो होता है वो मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, एक आपका अर्थालंकार होता है, दूसरा क्या होता है, शब्द अलंकार होता है। तो यहाँ पे एक स्टेटमेंट दे रखा है कि रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानस चूर। जहाँ पे दोस्तों एक ही शब्द आए और उसके अर्थ क्या हो जाएं, अर्थ भिन्न भिन्न हो, तो वहाँ पे क्या हो जाता है, श्लेष अलंकार होता है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे दोस्तों पानी का कई यहाँ पे दोस्तों दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बता दें कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, श्लेष अलंकार होगा। और यमक अलंकार, जहाँ पे कोई शब्द एक या एक से अधिक बार आए, ठीक है दोस्तों, और उसके अर्थ क्या हो, भिन्न भिन्न हो, तो वहाँ पे क्या होता है, यमक अलंकार होता है। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब दोस्तों जरूर करिएगा। इसी तरीके से अन्य क्लास में मैं दोस्तों फिर मिलूंगा और आप सबके दोस्तों कंटिन्यू प्रैक्टिस सेट लेके आता रहूँ जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता।